एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट DDMCH। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे, आपको पता है कि आपका नीट के एग्जाम की डेट 5 मई 2024 है और सिर्फ एक महीना रह गया है। तो इस एक महीने में आपको कैसे फिजिक्स अटेम्प्ट करनी है वो आज मैं, दीपांशु और मेरा फ्रेंड लोकेश मीणा आपको बताएंगे। वैसे लोकेश मीणा का भी यूट्यूब चैनल है मेडिकल लोकेश, उसमें ये पूरी एनालिटिकल स्टडी से बता चुका है क्या क्या चैप्टर अटेम्प्ट है। एक बस इस वीडियो के जरिए भी आपको बता दें क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो लोकेश, सबसे पहले बताओ कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और क्या क्या वेटेज है किसी चैप्टर की, और कितने चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। देखो, चैप्टर कई सारे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कई चैप्टर ऐसे हैं जो इजी भी है और उनका वेटेज अच्छा खासा है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में आपके चैप्टर सारे एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स भी शायद है उसके अंदर। सेमीकंडक्टर एक अलग है, अलग चैप्टर। अच्छा। अब जैसे मॉडर्न फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और लास्ट के 10 साल में मॉडर्न फिजिक्स से 48 क्वेश्चन आए हैं। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसमें इतना कोई फॉर्मूला बेस्ड, जैसे सिंपल एनर्जी का लगा दिया हमने, रेडियस निकाल दी, वेवलेंथ निकाल दी सिंपल। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपको उसमें क्या पुट करना है, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। दूसरी बात, आपको थर्मल फिजिक्स पढ़ना है, जैसे केटीजी हुआ, थर्मोडायनेमिक्स, उसमें लास्ट 10 साल में 43 क्वेश्चन यानी 43 क्वेश्चन आए। थर्मल फिजिक्स में लोकेश जैसे कि मेनली हमारे कंडक्टिविटी, रेडिएशंस के क्वेश्चन आया, पावर से आया, तो इस चीज से आया, तो वो भी उसमें भी फॉर्मूला बेस्ड ही है। एक बार आप सभी को कंसेप्ट क्लियर करने हैं और सिंपल फॉर्मूले की रिवीजन बार बार करनी है। फॉर्मूला मस्ट है। जैसे कार्नोट इंजन हुआ, उसका सीधा फॉर्मूला आता है। सीधा फॉर्मूला कार्नोट इंजन का फॉर्मूला सीधा मस्ट है। एफिशिएंसी, उसमें जो एफिशिएंसी का क्वेश्चन है उसमें आपको पर देखो फॉर्मूला भी आप याद करते रहना आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है फॉर्मूले में हम भूल जाते हैं कि टेम्परेचर में T2 ऊपर रखना है कि T1 ऊपर रखना है। कुछ इस टाइप की मिस्टेक्स भी, मतलब प्रेशर इतना होता है उस टाइम पे कि अपन क्या करते हैं T1 की जगह T2 रख देते हैं और आंसर ऑप्शन में वो होता है। आंसर वो ऑप्शन में होता है, T2 वाला भी होता है और अपन को लगता है कि अपना आंसर निकल के आ चुका है और सीधा अपन टिक मार देते हैं, क्योंकि जो वो आंसर अपना निकल के आता है वो पहले नंबर पे दे रखा होता है। हाँ, वही बात है ना कि इतना हेक्टिक और इतना डर लग जाता है उस टाइम पे कि सिंपल जो तुम्हारा आंसर निकला है चाहे वो गलत हो, वो तुम्हें एग्जाम के अंदर मिलेगा। तो ये चीज़ है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, उससे 36 क्वेश्चन आए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें जो एक्सपेरिमेंट नहीं, मीटर ब्रिज हो रही है ना। हाँ, पोटेंशियोमीटर होगा, एक मीटर ब्रिज होगा। पोटेंशियोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन आता है उससे। उसमें भी क्या है, उसका भी जो फॉर्मूला है उसमें भी आपको देखना है कि मतलब फॉर्मूले याद करो, बार बार याद करो। ये नहीं कि एक बार तुमने फॉर्मूला देख लिया कि इसमें, क्योंकि अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया T1 T2 का, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें अपन को है कि एक इमेजिनेशन कर लेता अपन कि है T1 है T2 है, और वही अगर गलत फॉर्मूला लगा दिया, आंसर गलत निकल के आ रहा है, आंसर भी तुम्हारा वो उसमें एग्जाम के अंदर मिलेगा। ये क्या करता है कि अपन खुश हो जाते हैं एग्जाम में आके कि हाँ हमारा आंसर सही है, बाद में पता लगता नहीं आंसर तो ये था एक्चुअल में। अब जैसे कई चैप्टर, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन हुआ, उससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है कि डायमेंशन पूछ लिया। अब जैसे काइनेमेटिक्स, हाँ, जो ये इंपॉर्टेंट है, जो लोकेश ने कहा है कि डायमेंशन वाला चैप्टर है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं इसको लास्ट टाइम पे रिवाइज करते हैं कि ये तो सबसे छोटा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट में इंट्रो दिया हुआ फिजिक्स का, सेकंड जो यूनिट मेजरमेंट का है, इसमें बच्चे क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं इसको कि आसान है, बाद में कर ले। और एरर का हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। और अब जैसे काइनेमेटिक्स हुआ और जो डायनेमिक्स हुई, उसमें क्या मानते टफ है, लेकिन उसका फायदा क्या, अगर आप उसको एक बार उसके फॉर्मूला याद हुआ, जैसे मान लो वर्क का फॉर्मूला आ गया, वर्क क्या होता है F.ds। यदि आपको फॉर्मूला भी याद नहीं तो आप नहीं करोगे ना। अगर आपने एक बार फॉर्मूला पढ़ लिया और F.ds का क्वेश्चन आ गया तो आपके 4 नंबर तो पक्के हैं ना। बस, तो सिंपल जिस चैप्टर को तुम सिंपल समझ रहे हो, यूनिट एंड डायमेंशन, उसका एक क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगेश ये बात है कि एक क्वेश्चन ही मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ हो जाता है। एक क्वेश्चन से आपका स्टेट चेंज हो जाता है, आपका मनपसंद कॉलेज रह जाता है। तो इस चीज़ में क्या कि किसी भी चैप्टर को छोटा मत समझो, यूनिट एंड डायमेंशन तक चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या यूनिट, देखो यूनिट एंड डायमेंशन से लास्ट 10 साल में कितने क्वेश्चन आए मैं बताता हूँ आपको। 16 क्वेश्चन आए लास्ट, यानी हर साल 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, तो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी। इसका मतलब ये नहीं, छोटी मोटी चीज़ें भी तुम छोड़ो मत। अगर तुम्हारा 1% तुम क्या करते हो, अगर तुम रेडिएशन का फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं आ रहा है या रेडिएशन का टॉपिक अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया है, तो उसको एज अ बैकलॉग तुम 1% साइड रख के तुम यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट कर लो, कि ऐसा तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि एक चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट हो गया है एक टॉपिक की बजाय। तो लोग क्या ये फायदेमंद है कि एक टॉपिक को पकड़े या फिर एक चैप्टर को कंप्लीट करे? तो समझदारी किस में इसमें ज़्यादा? देखो, चैप्टर में उन टॉपिक्स को पढ़ो जो लगातार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे वर्क, पावर, एनर्जी। जैसे पावर से हर साल क्वेश्चन आता है तो आपको पावर को तो पढ़ना ही है, और वर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है, कर लोगे। जैसे कई चैप्टर ऐसे जिनमें से कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे लॉजिक गेट हुआ सेमीकंडक्टर में, वहाँ से क्वेश्चन आता ही है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो बाकी आप लोकेश बताओ, जैसे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसका क्या मामला, मतलब क्या इस टाइम कितने PYQ लगाने चाहिए? PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ लगाना मस्ट है। फिजिक्स में कितनी इंपॉर्टेंस है PYQ की? PYQ फिजिक्स में क्या, तीनों में इंपॉर्टेंट है, बट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको PYQ से एक आइडिया लगेगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और वैसा ही क्वेश्चन आता है पेपर में, जैसा आप करोगे वैसा ही क्वेश्चन आएगा, बस उसके डाटा अलग होंगे, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो आपको PYQ लगाना बहुत, मतलब कितने ईयर की PYQ लगाए? मिनिमम 10 ईयर के तो लगाना चाहिए।
और अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम 10 ईयर के तो आपको कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि PYQ लगाए, मतलब कैसे लगाए, टाइमर सेट करके लगाए जो खुद से लगा रहे हैं PYQ, या किस तरीके से OMR में फिल करे या फिर पेपर में सिर्फ सोल्व करके, कैसे PYQ अटेम्प्ट करनी स्ट्रेटेजी? देखो टाइमर भी लगाओ और OMR के साथ लगाओ, क्योंकि उससे आपकी जो कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम होगी। जैसे अभी मान लो कोई क्वेश्चन आपने किया, ठीक है, आपने उसका आंसर भी सब कुछ सही निकाल लिया, लेकिन उसका घोड़ा गलत भर दिया, तो क्या फायदा हुआ? तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको सब कुछ करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए, आप OMR के साथ भी भरो और कैलकुलेशन मिस्टेक भी ना हो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो बस यही स्ट्रेटेजी है PYQ की। PYQ अगर तुम लगा रहे हो तो टाइमर लगा के करो, जिससे तुम्हारी स्पीड, एक्यूरेसी सारी चीज़ होगी। एक OMR शीट की तुम प्रिंट आउट निकलवा लो, उसको फिल आउट करो साथ के साथ। अच्छा, ये बात हो गई PYQ की। अब चल रहा है सबसे ज़्यादा हर जगह से मॉक टेस्ट निकल रहे हैं, आइदर वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। अभी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, सब में क्या हो रही है, मॉक टेस्ट की सीरीज़ मतलब चलती जा रही है अब। तो मॉक टेस्ट के बारे में बताओ लोकेश की, मॉक टेस्ट मतलब कितने देने चाहिए, कहाँ से देने चाहिए, कौन सा बेटर है, ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है, और क्या फ़ायदा है मॉक टेस्ट का, कितना इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जाम में? देखो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वो आपके हिसाब से जहाँ आपके पास ऑफलाइन सेंटर किसी भी कोचिंग का हो उससे आप दो, लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी एक्यूरेसी आएगी, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट को आप छोड़ नहीं सकते, चाहे आप कहीं से भी ऑनलाइन कोशिश करो कि ऑफलाइन दो, अगर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि ऑफलाइन। ये बात है, क्योंकि मेरी थी जो वो ऑफलाइन कोचिंग थी, और मैंने एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ऑनलाइन कोचिंग खराब है क्या चीज़ है, पर एज पर माई ओपिनियन जो ऑफलाइन कोचिंग में जो प्रेशर है, एक साथ चारों तरफ बच्चे बैठ कर दे रहे हैं एग्जाम, वैसा ऑनलाइन में थोड़ा कम है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या अपन घर पे ही बैठ के देते हैं एग्जाम, सिर्फ हम ही होते हैं उस रूम के अंदर, तो इतना प्रेशर नहीं बनता है। और ऑफलाइन में क्या होगा कि हम लोग देते हैं एग्जाम, बहुत सारे बच्चे आते हैं उधर एज अ प्रिपरेशन, जैसे नीट का एग्जामिनेशन हॉल का माहौल बनता है, सेम ऐसे ही कोचिंग सेंटर पे या किसी भी ऑफलाइन जहाँ भी तुम एग्जाम दे रहे हो उधर का माहौल बनता है, एक एनवायरनमेंट बनता है ऐसा। तो उससे क्या होता है, मॉक टेस्ट देने का मज़ा भी आता है। फिर साथ में उसके बाद जब रिजल्ट निकलता है मॉक टेस्ट का, आपस में कंपैरिजन करते हैं बच्चे कि किसके ज़्यादा है, किसके कम आए। उसके बाद मॉक टेस्ट के क्या होते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, उसको मॉक टेस्ट के रिवीजन कराते हैं बार बार, उसको डिस्कस करते हैं क्या क्या गलती हुई है। तो ये सारी चीज़ें कि मॉक टेस्ट आपको लगानी चाहिए। तो कितने मॉक टेस्ट लगाए ज़्यादा से ज़्यादा? मतलब वीक में मिनिमम 2 से 3 तो लगाने ही चाहिए मॉक टेस्ट, और अगर को हो सके आप तो डेली भी लगाओ, उसका अलग ही फायदा है। अच्छा, मैंने देखा कुछ बच्चों के क्वेरी ये भी होती है कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं पर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उनके मार्क्स नहीं आते तो उससे उनका क्या होता है, मोरल और डाउन होता है। तो मतलब कैसे मॉक टेस्ट लगाए उनका मोरल भी डाउन ना हो? सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चन करने चाहिए, एक तो PYQ बेस्ड और इजी। अभी मान लो आप शुरू में ऐसा मॉक टेस्ट दे रहे हो जिसका लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड है, आपसे हो ही नहीं रहा, तो आपका तो मोरल डाउन होगा ना। सबसे पहले आप PYQ बेस्ड और जो मॉडरेट क्वेश्चन NCERT वाले आ रहे हैं ना वैसा दो। अगर उसमें भी अगर आपको मान लो नंबर नहीं आ रहा तो आप आपका कंसेप्ट चेक करो, यार इजी क्वेश्चन अपने से क्यों नहीं हो रहा, और कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखो, क्योंकि अभी कभी कभी अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं है ये पढ़ लिया और क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। कई बार बच्चे कहते हैं कि अपन क्या बिना पढ़े मॉक टेस्ट दे दे। वो कई जगह लोग कहते हैं तुम मॉक टेस्ट दो, चाहे तुमने पढ़ा हो चाहे तुम्हारा कंप्लीट हुआ हो नहीं हुआ हो, तो उसमें कितना फायदा मॉक टेस्ट देने में? मेरे हिसाब से तो उसमें फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं, जैसे बायोलॉजी है तो आप भूल जाओगे ना चीज़ों को, तो पढ़ के देना चाहिए मॉक टेस्ट, ऐसे देना। बात करें अगर हम फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हाँ फिजिक्स में अच्छा है कि फिजिक्स में तो क्या कंसेप्ट बेस होता है, तो फिजिक्स में एक बार कंसेप्ट क्लियर तो आप दे सकते हो, लेकिन बायोलॉजी और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि जो कोचिंग के मॉक टेस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू जो नीट का पैटर्न आ रहा है अब, उससे थोड़ा लेवल जो हाई रखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन कोई भी हो, तो उसमें क्या होता है बच्चों के मार्क्स कम आ जाते हैं, जिससे वो मोरल डाउन हो जाता है उनका, कि मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो उससे उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो उसमें कुछ गाइडेंस वो कोचिंग वालों का ये ऐसा करने का ये होता है कि आपसे इतने मॉक टेस्ट दिलाए और आपकी मॉक टेस्ट की ऐसी स्थिति हो जाए कि आप जब नीट का एग्जाम दो ना तो वो भी आपको एक तरह से मॉक टेस्ट लगे और बिल्कुल ईजी पेपर लगे, तो आपके ऊपर प्रेशर हावी नहीं हुए। डिप्रेशन में जो प्रेशर आपके ऊपर हावी नहीं होगा तो आप आराम से इजीली नीट क्रैक कर लोगे, इसलिए उनका पेपर का लेवल हाई रखा जाता है। तो कोई इंप्रूवमेंट की स्ट्रेटेजी मॉक टेस्ट में, जैसे कम मार्क्स आ रहे हैं कैसे उसको इंप्रूव करे घर जाके, कैसे अपनी मिस्टेक्स को देखे कैसे अगली बार और अच्छा परफॉर्म करे मॉक टेस्ट में? सबसे पहले अगर आपने कोई मॉक टेस्ट दिया हो, आपके कितने भी नंबर आए, चाहे 250, 300, 400, 500, 600 कितने भी नंबर आए, सबसे पहले अपने नंबर जाके एक पेपर पे लिख लेंगे मेरे टेस्ट में इतने नंबर आए। दूसरी बात, आपके नंबर किस वजह से कम आए, आपने पढ़ा नहीं था ये कारण हो, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी आपने, इसके अलावा आपने OMR भरने में गलत कर दी, कोई भी तो कारण हो सकता है ना। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स OMR भरने में तो उसको सुधारो, अगर कंसेप्ट की वजह से हो रहा तो कंसेप्ट को इंप्रूव करो, ऐसे ही आपको नंबर बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ते नंबर। बाकी जैसे मॉक टेस्ट को कैसे सब्जेक्ट वाइज देखे कि ओवरऑल देखे? कि ओवरऑल देना चाहिए मॉक टेस्ट तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, जैसे 720 का लगा। नहीं कहने का मतलब है जैसे कि अपन घर आके क्या देखे कि फिजिक्स में इतने मार्क्स कटे हैं, केमिस्ट्री में इतने मार्क्स कटे हैं, कि ओवरऑल देखना चाहिए। कई बार क्या होता है बच्चों का बायोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि फिजिक्स के मार्क्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि नहीं ओवरऑल हमारे मार्क्स अच्छा रखे, ओवरऑल हमारे मॉक टेस्ट में 600+ है। तो उसका फायदा है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को देखे कि हमारे फिजिक्स में 120+ आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 120+ आ रहे हैं और बायोलॉजी में हमारे 320+ आ रहे हैं। तो इस चीज़ में अकॉर्डिंग टू मी
तो आपको तीनों सब्जेक्ट को देखना चाहिए, क्योंकि ये तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना नीट के पेपर में कौन सा, अगर मान लो आपकी बायोलॉजी अच्छी है लेकिन बायोलॉजी का ये लेवल आ गया कि आपकी जो अच्छी है वो भी आपकी फीकी पड़ गई, तो आपकी हेल्प कौन करेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री तो करेगा। अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए तीनों सब्जेक्ट को मजबूत रखना कई बच्चों का क्या होता है, उनकी बायोलॉजी एकदम स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, वो क्या करते हैं कि वो फिजिक्स को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको थोड़ी गाइडेंस दो कि फिजिक्स एक टाइप का डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाएगा, एक टाइप का तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा जो तुम बायोलॉजी में पढ़ते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलाने में। फिजिक्स यही है, फिजिक्स को इसलिए ही मेडिकल करिकुलम में डाला गया है कि अच्छी कॉलेज का और मतलब जो थोड़ा कॉलेज का जो लेवल है वो डिसाइड करता है, क्योंकि फिजिक्स ही मेन चीज़ है। क्योंकि आप एमबीबीएस करोगे तो यहाँ फिजिक्स नहीं आती, यहाँ तो बायोकेमिस्ट्री एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी आती है, उसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। लेकिन फिजिक्स इसलिए दी जाती है कि बच्चे का जो लेवल का पता चले और कॉलेज डिसाइड हो, तो इसलिए फिजिक्स को लाइट लेने की भूल ना करे, क्योंकि अच्छे से पढ़े ना तो कंसेप्ट क्लियर करे और पढ़े। और फिजिक्स के अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हैं तो फिजिक्स आपसे दूर नहीं है, बस पूरे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से एक चार्ट पे चिपकाओ, डेली लिख के प्रैक्टिस। अच्छा, एक चीज़ है कि फॉर्मूले को लिखे या सिर्फ याद करे, क्या चीज़? मेरे ख्याल से लिखना बेस्ट है। जितना तुम लिखोगे उतना ही तुम्हारी करेक्शन होगी फॉर्मूले में, उतना जल्दी तुम याद कर पाओगे और उतने अच्छे से तुम एग्जाम दे पाओगे। क्योंकि लिखने का फायदा ये होगा, कई फॉर्मूले होते हैं ना उसके अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग हो जाते हैं। दो जैसे रो का जो फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी का, उसका अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग, तो अगर तुम लिखोगे तो तुम्हें अलग अलग रहेगा और याद रहेगा तुम्हें ओनली एक ही फॉर्मेट याद रहेगा, तो इसके लिख के याद करना। कंडीशन साथ में, फॉर्मूले में इस कंडीशन में फॉर्मूला लग सकता है, इस कंडीशन में नहीं लग सकता। कई बार क्या होती है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें फॉर्मूला नहीं लग सकता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए होती है, और फिर भी बच्चे उस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं और आंसर निकल जाता है। भाई गलत ऑप्शन फिल कर देते हो, जो तुम्हारे चाहत का आंसर है वो उसमें होता है डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में, तुम उसे टिक करते हो, खुश हो जाते हो, बाद में पता लगता है आंसर गलत है, फिर निराश। तो बेस्ट यही है, तुम फॉर्मूले पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, लिख के प्रैक्टिस करो, पर साथ साथ फॉर्मूले के साथ साथ सिचुएशन एक्सेप्शनल भी लिखो कि कहाँ ये फॉर्मूला अप्लाइड हो रहा है, किस सिचुएशन पे फॉर्मूला अप्लाइड हो रहा है, किस चीज़ पे नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ में इंपॉर्टेंट है। बाकी लोकेश, 11th की फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है कि 12th की फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है? वैसे 12th की भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 12th की फिजिक्स ईजी भी होती है और फॉर्मूला बेस्ड। 11th की फिजिक्स होती है वो कंसेप्चुअल ज़्यादा होती है। लेकिन जो 11th की उसमें कंसेप्चुअल ये है कि तुमने अगर काइनेमेटिक्स पढ़ा है, देन तुम्हें वर्क एनर्जी पावर पे मूव करना पड़ेगा, देन उसके बाद तुम रोटेशन पे, अप टू तुम्हारा सर्कुलेशन जो है, रोटेटरी मोशन है, वहाँ तक तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद ग्रेविटेशन, यही सारी चीज़, मतलब 11th का क्या एक बेसिक है जो कि 12th में यूज हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के चैप्टर है उसमें प्रोजेक्टाइल के कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रेडियस का है जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, ये सारी चीज़ें क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आ रही है कहीं ना कहीं। तो 12th में भी कहीं ना कहीं 11th की फिजिक्स एक टाइप से फंडामेंटल है, एक बेसिक है। तो अब क्या है कि हमारे जो नीट एस्पिरेंट्स है, जिनके कुछ बैकलॉग्स आ गए हैं, जो 11th की फिजिक्स को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया है, उनके बेसिक्स जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं है, तो इस टाइम क्या उनको गाइड? उनको देखो, फर्स्ट चीज़ तो आपको 11th के पूरे फॉर्मूले याद करो, क्योंकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं बता रहा था रोटेशन से पिछली बार हम दिए थे, उस टाइम पे आया था टॉर्क। अब वैसे तो रोटेशन बहुत हेवी चैप्टर है, लेकिन टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तुम इजीली कर दोगे। हाँ, फॉर्मूले देखो, अभी जैसे लोकेशन होता है आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर नहीं है, सारी चीज़ें बदल जाएगी अगर तुम फॉर्मूला, अगर तुम याद कर रहे हो, अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, याद करो पर अच्छे से सही फॉर्मूला याद करो। बाकी ये जैसे कि अभी तूने बताया कि 11th की फिजिक्स में अगर तुम्हारे बैकलॉग रह गए हैं, बाई चांस किसी बच्चे ने SHM वेव्स ऑसिलेशन छोड़ दिया पूरा, तो उसको वो पकड़ के बैठना चाहिए कि बाकी जो 12th में वो रिवाइज कर चुका है, जो पढ़ चुका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। आई थिंक SHM वेव अगर छूट गया तो छोड़ देना चाहिए उसको, क्योंकि उससे एक एक क्वेश्चन आता है। लेकिन 12th में जैसे अभी मॉडर्न फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट से 6 क्वेश्चन, हर ईयर 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको पकड़ो ना आप। EM वेव जो एक बिल्कुल छोटा सा चैप्टर 1 घंटे का, उससे EM वेव, यूनिट डायमेंशन, ऐसे चैप्टर्स को क्या करते हैं हमारे नीट एस्पिरेंट्स छोड़ देते हैं। हाँ, तो उनको आप ध्यान दो अच्छे से कि सिंपल हमारा फॉर्मूला निकाला है, C = E/m करके कुछ है जो फॉर्मूला हमारा E/B, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो ये बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल क्या होता है, मैंने लोकेश आज के टाइम पर नोट किया है कि जो NTA है, एग्जाम ले रही है, वो आज के टाइम पे फॉर्मूला भी पूछ रही है। मैंने नोटिस किया कि क्वेश्चन से ज़्यादा फॉर्मूला भी पूछ रही है आजकल NTA, कि C की वैल्यू क्या है, M क्रॉस B है, B क्रॉस M है, E/B है या B/E है, कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने नोट किया है। सिंपल तो फॉर्मूला भी अगर तुम याद करोगे तो उसमें भी हेल्पफुल है, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तो लास्ट टाइम पे जो बैकलॉग्स है उनके बारे में बताओ कि बैकलॉग्स जो रह गए बच्चों के, उनकी टेंशन ले कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, क्योंकि कन्फ्यूजन इतनी है कि मॉक टेस्ट, बैकलॉग, रिवीजन, फॉर्मूले, इतनी सारी कन्फ्यूजिंग चीज़ है। देखो बैकलॉग तो अभी कुछ ऐसा बैकलॉग हो जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस बैकलॉग को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ बैकलॉग ऐसे होते हैं मतलब जो अपन उसको बर्डन मान लेते हैं कि यार वो नहीं हो रहा, और जबकि उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। अगर कोई आपका ऐसा बैकलॉग छूट गया जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आपने मान लो मॉडर्न फिजिक्स ही छोड़ दी, तो उसको तो आप किसी भी कंडीशन में करना है। जैसे सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट छोड़ दिया तो करना, करंट लॉजिक गेट का भी क्वेश्चन आते हैं बड़े,
तो इसलिए बैकलॉग को ट्राई करो जो इंपॉर्टेंट है अगर बाय चांस जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं सेमीकंडक्टर जैसे चैप्टर में, तो इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर जैसे चैप्टर में जो लास्ट का पोर्शन आता है हमारा लॉजिक गेट साइड, इधर थोड़ी कैलकुलेशन है। बाकी कंपैरिजन अगर हम पहले स्टार्टिंग का ले कि पी एन क्या होते हैं, जंक्शन, सिलेबस हट गया, मेरे को कंफर्म पता नहीं, लेकिन सेमीकंडक्टर में से कुछ जंक्शन वंक्शन कुछ न कुछ तो हट गया उसमें। अच्छा, अगर थ्योरी भी हो रही है किसी भी चैप्टर में, थोड़ी बहुत थ्योरी है तो उसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में असर्शन रीजन टाइप में है अभी भी कि नहीं है। कुछ एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इतना नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं 45 में से। अब इतना तो अगर आप जैसे मेरे टाइम पे आया था मैग्नेटिक फील्ड का एक इंडोल से रिलेटेड था, जो हमारा डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड था, तो मैग्नेटिक फील्ड का इसमें असर्शन रीजन आया था। हाँ, तो 1-2 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं फिजिक्स में। वैसे फिजिक्स में इतना आता नहीं है, अब मैक्स टू मैक्स तुम्हारी किस्मत ज़्यादा ही खराब हो तो 5 आ जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अच्छा, तो बाकी फिजिक्स में थ्योरी पार्ट बात होगी हमारी, न्यूमेरिकल की थ्योरी पार्ट कैसे अटेम्प्ट करें, जैसे थ्योरी भी पढ़नी। थ्योरी अब देखो, फर्स्ट तो आपको न्यूमेरिकल पर ध्यान रखना चाहिए, थ्योरी तो उसी से क्लियर हो जाएगी। थ्योरी के लिए अलग से टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम है भी नहीं, 1 महीने ही बच रहा। और सब्जेक्ट भी तो है ना, बायो और केमिस्ट्री, उसको भी तो बाकी जैसे हमने बताया कि छोटे मोटे चैप्टर को भी आप छोड़े ना, जैसे हमारा यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, करंट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सीधा वो क्या करते हैं, फॉर्मूले ही पूछ रहे हैं आज के टाइम पे। करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी, व्हाट इज करंट डेंसिटी, तो इतने छोटे छोटे फॉर्मूले पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूले तुम याद करके जाओ अच्छे से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताया फिजिक्स की स्ट्रेटेजी, अगली में बताएंगे हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। टेंशन ना लो, फिजिक्स का पेपर आसान आएगा। मैं हूँ आपके साथ, लोकेश मीणा आपके साथ, इनका चैनल है मेडिको लोकेश, उसको सब्सक्राइब करें, सारे एनालिसिस ले। बैकलॉग रह गया ठीक है, पहले रिवीजन पे ध्यान दो। बैकलॉग्स अगर थ्योरी वाले चैप्टर है उनकी थ्योरी एक बार पढ़ लो, नहीं तो बैकलॉग्स वाले चैप्टर का तुम क्या करना है, फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद करके ही चलो, फॉर्मूले मस्ट है। अगर कुछ भी नहीं आया तो तुम फॉर्मूला लगा के अगर तुम्हारा क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।